नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट भूगोल, जिसका जो है तो न्यू एनसीईआरटी पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, उन सभी को लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है प्राकृतिक संतुलन को कौन प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन है जैसे कि वृक्ष काटना, कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाना, कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि देखो, प्राकृतिक संतुलन, प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको बनने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, मानव का कोई हाथ नहीं होता, वो है प्राकृतिक चीज। जैसे वर्षा होती है, वर्षा में मानव का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, नदियां निकलती हैं, नदियों बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक संतुलन है, ठीक है, उसको जो है तो प्रभावित ये सब करते हैं। जैसे अगर हम वृक्षों को काट देंगे तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृक्ष काटेंगे तो वृक्ष में जो वहाँ पे जंगलों में जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं, वो जो है तो उनकी जो प्रजाति वो नष्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो गांवों तक पहुँचकर गांव के लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और हमें जो है तो स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, हमें और भी जैसे कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं वो भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कोयला और खनिज तेल ईंधनों को, ये भी जो है तो प्राकृतिक संतुलन को जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो प्रभावित करता है। क्योंकि जो खनिज तेल है, खनिज तेल मतलब खन करके जिसको निकाला जाता है, भूमि को जब हम खनते हैं तो उससे क्या होता है कि प्राकृतिक संतुलन जो है तो बिगड़ता है। ठीक है, और कारखानों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो पर्यावरण को, हमारी प्राकृतिक संतुलन को जो है तो प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि कारखानों से जो भी धुआं निकलता है वो जो है तो प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है, वायु को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। ठीक है, और उसी दूषित वायु का जो है तो लोग सांसों के माध्यम से अपने अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है तो उन्हें कई तरह के जो है तो खांसी, अस्थमा जैसी जो है तो बीमारियां उनमें जन्म ले लेती हैं। ठीक है, वही जो है तो दूषित वायु को जो है तो अपने अंदर खींचने से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है वो कितनी परतों में विभाजित है, 2, 4, 3, 5, ये हमारे ऑप्शन है। तो इसका जो है तो जो 5वां नंबर वाला ऑप्शन, जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। ठीक है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, 5 परतों में विभाजित है। ठीक है, जिसमें से सबसे छोटी पर, सबसे निचली जो परत है ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो है तो जो ऊंचाई है वो जो है तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल कितना, 13 किलोमीटर ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसमें मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं ना, वे सब इसी में होती हैं। जैसे वर्षा, ठीक है, वर्षा हो गया, तूफान हो गया, है ना, तूफान, बादल है ना, बादल। ठीक है, वर्षा का होना, है ना, गरजना, बिजली चमकना। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, वो सब के सब जो है तो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी परत है जो है वो कौन सी है, समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल कौन सी परत होती है, ये जो दूसरे नंबर की परत है, इसमें जो है तो सम का मतलब ही है कि जो है तो समान। ठीक है, और ताप मतलब समान ताप। ठीक है, मतलब यह एक ऐसी परत है जहाँ पे तापमान समान होता है और मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, ना वहाँ पे तूफान आता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, समान तापमान होता है।
इसीलिए वहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने की समान दशा पाई जाती है और वहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे बादल नहीं बनते हैं, वहाँ पे जो है तो ओला कोहरा वगैरह कुछ भी नहीं होता है ना। इसलिए जो है तो हवाई जहाज़ उड़ाने की जो दशा है वो समताप मंडल में ही जो है तो क्या है पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद है हमारी जो तीसरी नंबर की जो परत है वो है मध्य मंडल। इसको मध्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे की जो ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के ऊपर है ना मध्य मंडल, और ऊपर हो जाएगा आयन मंडल और फिर एक हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। ठीक है, इसलिए ये बीच में आ रही है, दो ठो ऊपर परत, दो ठो नीचे, बीच में है मध्य मंडल। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन है जैसे कि हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मौसम की सभी घटनाएं इसी परत में अंदर मौसम संबंधी जो भी सभी घटनाएं होती हैं वो इसी परत के अंदर होती हैं। तीसरा है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, इस उपरोक्त सभी क्या है कि वायुमंडल सब जो है तो सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल की। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसलिए क्योंकि क्षोभ मंडल में जो है तो वायु मौजूद होती है जिसे हम सांस लेते हैं, और क्षोभ ही मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, पाला, तूफान, है ना, और बादल बनना, ये सब जो है तो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की वो 13 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसमें जो बी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल जो है तो वायुमंडल की समताप मंडल जो परत है यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है तो अच्छी मानी जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें तूफान नहीं आता, इसमें तूफान वर्षा, ठीक है, तूफान वर्षा कुछ भी इसमें जो है तो नहीं आता, कोहरा भी इसमें नहीं होता, है ना। इसीलिए मौसम वहाँ पे साफ रहता है ताकि हवाई जहाज अच्छे तरीके से वहाँ पे उड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है तो वायुमंडल की जो समताप मंडल परत है यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन है ओजोन गैस, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ओजोन गैस। ठीक है, जो ओजोन परत होती है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है तो रोकती है, फिल्टर करती है, और उसके बाद ही हमारे धरती पर किरणों को फिल्टर करके सूर्य की किरणों को हमारे धरती पर पहुंचाती है। ठीक है, अगर जो ये ओजोन परत ना होती तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो जो है तो धरती पर प्राणियों को जो है तो छल्ली कर देती, गर्मी को बढ़ा देती। ठीक है, तो इस तरह से जो ये ओजोन गैस है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उन्हें फिल्टर करती है, उसके बाद हमारे पास भेजती है। ठीक है, इसलिए हमारी रक्षा करती है ओजोन परत जो है। ठीक है, ओजोन गैस। उसके बाद हमारा अगला है कि मध्य मंडल की क्या विशेषता है। इसमें ऑप्शन है जैसे कि जो है तो वायुमंडल की तीसरी परत है, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, अंतरिक्ष में से प्राप्त करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, क्यों? मध्य मंडल की विशेषता है, मध्य मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह वायुमंडल की जो है तो तीसरी परत है, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, और अंतरिक्ष में प्राप्त करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये तीनों ही जो है तो सही हैं। ठीक है, इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे मध्य मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है, तो इसमें जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, रेडियो संचार के लिए बहिर्मंडल का
उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि समताप मंडल में जो है तो हवाई जहाज वगैरह उड़ती हैं तो वहाँ पे ये तरंगे कहीं ना कहीं जो है तो बाधिर होती, ठीक है। और मध्य मंडल में तो हो ही नहीं सकता। क्षोभ मंडल में तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, बादल भी बने होते हैं, है ना, गड़गड़ाहट होती है, वर्षा होती है, कोहरा ओला जो भी है ना, और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं वो तो सब क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है तो इसका जो ये बहिर्मंडल है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, बहिर्मंडल का, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपर की जो परत है वो कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मध्यमंडल जो है ये तो बीच की परत है, नाम से ही जाहिर है। क्षोभमंडल सबसे पहली परत है, हमने बताया ही कि यहाँ पे जो है तो क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक है, और फिर जो है तो बहिर्मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो ऊपर की परत है वो कौन सी है, बहिर्मंडल है, ठीक है। जहाँ पे जो है तो जो रेडियो वाली जो तरंगे होती हैं, जिनसे रेडियो चलता है, जिन तरंगों से वो तरंगे यहाँ बहिर्मंडल में ही पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो है कि मौसम की जानकारी के यंत्र कौन से हैं जिनसे हमें मौसम संबंधी जानकारी का पता चल सके, ठीक है। इसमें ऑप्शन है जैसे मौसम की जानकारी के यंत्र वायु तापमापी यंत्र, तापमापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र और ये सभी। तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ठीक है। ये सभी मतलब मौसम की जानकारी के यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे वायु दाब, वायु भी मौसम है, ताप भी मौसम है, वर्षा भी मौसम है, ये तीनों ही चीज़ें जो है तो ये मौसम है, ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों ही जो है तो क्या है, ये तीन को तीनों जो है तो क्या कहला जाते हैं, मौसम कहला जाते हैं, क्योंकि वायु ताप और वर्षा जब ये तीनों मिलेंगे तभी तो मौसम बनेगा, ठीक है। और मौसम क्या होता है कि इसमें क्षणिक परिवर्तन होता है, तुरंत परिवर्तन हो जाता है, जैसे अभी धूप किया है कुछ समय बाद बारिश हो जाए, यही जो है तो मौसम है जिसमें तुरंत बदलाव होता है। लेकिन जलवायु की अगर बात करें तो ये तुरंत नहीं बदलता है, इसमें जो है तो दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको बदलने में, ठीक है। इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन जो है तो सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि तापमापी यंत्र की विशेषता क्या है। तापमापी यंत्र की विशेषता क्या क्या है, तो इसमें जैसे कि इसमें ऑप्शन है कि इसकी मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसका आविष्कार एंडरसन ने किया था, सेल्सियस पैमाने पर जल 00 डिग्री सेंटीग्रेड जमता है और ये सभी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाता है, ठीक है। तापमापी यंत्र की विशेषताएं हैं ये कि इकाई मानक इसकी जो मानक इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमापी यंत्र की एक और विशेषता है कि इसका आविष्कार एंडरसन ने किया है। तापमापी यंत्र की एक और विशेषता है कि सेल्सियस पैमाने पर जल 00 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ठीक है। इसीलिए जो है तो ये सारे सही हैं, तो इसका हो जाएगा ये सभी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वो है कि पवन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इनमें ऑप्शन है 3, 4, 7 और 2, ठीक है। तो पवनें जो है तो कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें जो है तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है तो हमारा जो है तो 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन यानी कि 3, ठीक है। पवन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, स्थायी पवन हो गई, स्थायी पवन, ठीक है। स्थायी के बाद जो है तो दूसरे नंबर पर जो है तो मौसमी पवन, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है तो कौन सी हो जाएगी, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन, ठीक है। अगर हम स्थायी पवन की बात करें तो जो पूरे वर्ष एक ही दिशा में जो है तो लगातार चलती रहती है उसे स्थायी पवन कहते हैं। मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है उसे मौसमी पवन, और स्थानीय पवन धरातलीय बनावट के आधार पर जो चलती है वो स्थानीय पवन है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि स्थल एवं समुद्री समीर कौन सी पवन के उदाहरण हैं, ठीक है।
तो इसमें जैसे कि हमें ऑप्शन है स्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो स्थानीय पवन है इसके जो है तो उदाहरण हैं। ठीक है, स्थल एवं समुद्री समीर जो हैं, तो समीर का मतलब भी होता है पवन ही। ठीक है, तो किसका जो है तो किसके उदाहरण है, स्थानीय पवन के उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है जैसे व्यापारिक पवन, लू, पछुआ पवन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से क्या कहते हैं, उसको लू कहते हैं। जो है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है तो गर्मी के सीजन में जो चलती हैं उसको लू कहते हैं। इससे जो है तो जान भी जा सकती है। ठीक है, जान ले सकती है ये वाली पवन। ठीक है, इतनी गर्म चलती है ये। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है तो ये मार्च अप्रैल के टाइम से जो है तो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च अप्रैल और मई से जून तक जो है तो ये चलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, कौन सी पवनें बदलती रहती हैं, जैसे इसमें से है स्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मौसमी पवन, ठीक है, जो कि मौसम के अनुसार अपनी जो है तो दिशाएं बदलती रहती हैं। 6 महीने उत्तर तो 6 महीने दक्षिण की ओर ये पवनें जो है तो चलती रहती हैं। ठीक है, इसलिए मौसम के आधार पर जो है तो अपनी दिशा बदलने के कारण इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। स्थायी पवन तो ये होती हैं जो लगातार जो है तो चलती रहती हैं, लगातार वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, वो स्थायी पवन। और स्थानीय पवन धरातलीय जो है धरातल की बनावट के आधार पर चलती हैं, जिस प्रकार से धरातल होता है। ठीक है, इसलिए बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला है कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चक्रवाती वर्षा, संवाहनी वर्षा और एक और है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कि आर्द्र दिन में क्या होता है। आर्द्र दिन में क्या होता है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन है कि कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं, और ये सभी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये सभी, डी नंबर वाला ऑप्शन। जब आर्द्र होता है, आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी होता है, जब नमी। ठीक है, आर्द्र का मतलब क्या होता है, आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, जब नमी होती है तो क्या होता है, हमारे कपड़े भी अच्छे से नहीं सूखते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। कपड़े अगर धुल देंगे, बरसात के सीज़न में आप देखे होंगे कि कपड़े अगर धुल जाएं तो वो सूखते नहीं है, क्योंकि उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि गर्मी होती नहीं है ना। और हमारा जो शरीर है वो भी जो अगर पसीना आ गया तो वो भी जल्दी से सूखता नहीं है, और हमें जो है तो असहज महसूस होता है। इसलिए इसमें जो है तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद है वर्षण के दूसरे रूप कौन से हैं, जैसे कि हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, दूसरा है सहिम वर्ष, ओला और यह सभी। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसका हो जाएगा ये सभी। ठीक है, वर्षण के दूसरे रूप हैं। ठीक है, हिम भी, हिम का मतलब होता है बर्फ, यह भी वर्षा का ही रूप है। सहिम क्योंकि जब जो है तो बर्फ पड़ती है, ठीक है, ओला गिरता है तो वो बर्फ का ही तो समान है। सहिम वृष्टि यह भी वर्षा का ही है, और ओला भी जो है तो वर्षा का ही रूप है। ठीक है, इसलिए जो है तो इसमें सही सभी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वायु के संघटक कौन से हैं। ठीक है, इनमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सभी। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, वायु के संघटक है, नाइट्रोजन भी वायु है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये तीनों जो है ना तो तीन के तीनों जो है तो वायु ही हैं, इसलिए जो है तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें यह सभी है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में जो है तो 78% पाई जाती है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यह 21% पाई जाती है, और इसका 0.03% ये पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम अगर बात करें कि हमारा अगला क्वेश्चन समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल की अगर बात करें तो 13 किलोमीटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 13 किलोमीटर में तो क्षोभ मंडल है।
ठीक है, क्षोभ मंडल है। तो 13 किलोमीटर तो हो नहीं सकता, 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, कितना है? 50 किलोमीटर। इसका जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, समताप मंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक है? 50 किलोमीटर। मतलब जो आपको हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हुए नज़र आते हैं वे सब जो है तो 13 किलोमीटर से ऊपर ही उड़ते हैं। कहाँ तक उड़ेंगे वो? 13 किलोमीटर से ऊपर उड़ेंगे। कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक जो है तो उड़ेंगे। ठीक है, इनके बीच में ही यहाँ पे जो है तो वो उड़ते रहते हैं हवाई जहाज। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया यहाँ पे जो है तो ना ही वर्षा होता है ना ही तापमान होता है। ठीक है, और जो तापमान होता है वो एकदम समान होता है, यहाँ पे तूफान वगैरह नहीं आता है। ठीक है, 13 से 50 किलोमीटर का जो दायरा होता है बीच का उसे समताप मंडल कहते हैं। और यह जो है तो हवाई जहाज उड़ने की एक अच्छी यहाँ पे दशा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने समताप मंडल जो है तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की जो है तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है आतपन, आयतन, निगमन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आतपन। ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाता है? वो आतपन कहलाता है। और रोकती कौन है? वही ओजोन परत। ठीक है, ओजोन गैस जिसको कहते हैं वह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अपने में रोक लेती है, सोख लेती है और फिर फिल्टर करने के बाद ही वो पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जीवन संभव हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।